Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today we are starting the discussion of the question paper of elective paper Financial Economics for BA Economics ऑनर्स से बहुत सेमेस्टर में चलता है 4, 6, 8 ऐसे करके चलता है बहुत जगह पे. प्राइमरीली 4 में ही बच्चा इसको ऑप्ट करता है, कुछ 6 में भी ऑप्ट करते हैं. तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का पेपर है 2025 का 2025 में पेपर हुआ था. क्या कह रहा है देखिए पेपर में हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे. पूरा पेपर तो एक साथ नहीं पढ़ते हम लोग, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं ए बी सी. फर्स्ट ए में कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनाइजेशन, व्हाट आर इट्स शॉर्टकमिंग्स. इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है. देखिए जैसे इम्यूनिटी बूस्टर हम लोग समझते हैं आजकल, तो कोविड का सबको पता है इम्यूनिटी क्या होती है. पहले तो समझाना पड़ता था, अभी सब जानते हैं क्या होती है इम्यूनिटी. ये वो इम्यूनिटी नहीं है. मगर यहाँ पे हम इम्यूनाइजेशन से समझ रहे हैं कि जो हम इंटरेस्ट रेट से अपने पोर्टफोलियो को बचाते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से. एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको, अभी डेफिनेशन दूंगा आपको प्रॉपर. जैसे बैंक्स में आप देखते हैं बैंक्स कैसे बिजनेस करते हैं. बैंक्स के पास आपका अकाउंट है, आपका सपोज बैंक के पास सेविंग अकाउंट है. ऐसे बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग बैंक के पास सेविंग अकाउंट खोलते हैं और अपना अपना पैसा जाके बैंक के पास जमा कराते हैं. सेविंग अकाउंट की एक खास बात ये होती है कि आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं. एटीएम गए, एटीएम कार्ड आपके पास है, आपने कार्ड स्वाइप किया, पैसा निकाल लिया, आपने विड्रॉ कर लिया. बैंक मना नहीं कर सकता. ठीक है. यानी बैंक के पास वो पैसा कितने समय के लिए बैंक को पता नहीं है. इस पैसे के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना है. राइट. दूसरी चीज, बैंक क्या करता है, जो पैसा हम बैंक के पास जमा कराते हैं, बैंक उस पैसे को लोन के तौर पे लोगों को दे देता है. ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझते हैं आप सब. तो बैंक ने जिसको लोन दिया उससे बैंक पैसा तुरंत नहीं मांग सकता. मान लो किसी को 10 साल का लोन दिया तो 10 साल में इंस्टॉलमेंट्स में ही पैसा मिलेगा, उससे पहले बैंक पैसा उससे मांग नहीं सकता. तो जो भी ईएमआई बनती है उसके अकॉर्डिंग बैंक को पैसा मिलता है. अब सिचुएशन समझिए, बैंक ने जो लोन बांटा उस पर मान लो 10 साल का पैसा किसी को दिया, 10 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर लिया कि 10 साल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो 9% के रेट से बैंक को पैसा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल बैंक ने कहा जी हमको 9% के रेट से पैसा मिलेगा, क्योंकि एक बार जब आपने लोन एग्रीमेंट बनाया तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया और बोल दिया कि भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपसे चार्ज करेंगे. तो कस्टमर से बैंक उतना पैसा चार्ज करता है. लेकिन जो पैसा बैंक के पास सेविंग अकाउंट में है उसका इंटरेस्ट रेट तो लगातार चेंज होता रहेगा. आरबीआई बार बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नई जो रेपो रेट वगैरह लेकर आता है उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ चेंज होता रहता है, या एफडीज का जो पैसा है वो रेट चेंज होता रहता है. तो यानी यहाँ पे एक मिसमैच, जो बैंक को पैसा मिलना है उसका तो इंटरेस्ट फिक्स कर लिया, लेकिन जो देना है उसका इंटरेस्ट बढ़ घट सकता है. तो अब अगर जो देना इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया और जो लेना है वो कम हो गया तो बैंक को तो लॉस होगा. तो बैंक लॉस लाएगा कहाँ से फिर. तो ये इस सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए बैंक ऐसा पोर्टफोलियो चाहता है जहां पे अगर उसको 10 लाख रुपए देने हैं तो 10 लाख रुपए मिल जाएं. इम्यूनाइजेशन में हम एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहते हैं जहां पे हम जितना पैसा हमको देना है, जो हमारी लायबिलिटी है और जो हमारा एसेट है, वो मैच कर जाएं. हमको ऐसा ना हो कि मिसमैच हो और लायबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाए, एसेट कम हो जाए. एसेट ज़्यादा हो जाए, लायबिलिटी कम हो जाए, इसकी चिंता कोई नहीं करता. ठीक है, एसेट बढ़ गया तो अच्छी बात है. लेकिन अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, एसेट कम हो जाए, तो फिर लोग चिंता में पड़ जाते हैं. इसलिए इम्यूनाइजेशन से हम ऐसा समझते हैं कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से बचा हुआ. हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें ये सब चीज़ें मैंने लिख के दी हुई हैं. क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, मैं अभी नोट्स से आपको पढ़ा देता हूँ. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कई बार आया हुआ है. देखो, डिफाइन इम्यूनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये 2017 में आया था, 16 में भी आया था व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन, और 17 में दोबारा से, अच्छा 2 बार लिख दिया क्वेश्चन, गलती से 2 बार टाइप हो गया. 25 में आया व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय, ये जो अभी हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं वो व्हाट आर शॉर्टकमिंग्स. तो हमने इसका आंसर यहाँ पे पहले से लिख के दिया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है तो आंसर लिखा हुआ है. मैंने समझाया कंसेप्ट कि आपको एक बार आंसर लिखेंगे कैसे, देख लीजिए.
immunization refers to investment strategy adopted by an investor to shield his investment from the interest rate risk exposure. जो मैंने बताया आपको, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से अपने आप को बचाने के लिए जो हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं उसको बोलते हैं क्या, इम्यूनाइजेशन. ठीक है. Immunization is a portfolio strategy in which bond portfolio is structured so that small changes in interest rate do not affect the ability of portfolio to meet a future liability. यानी इंटरेस्ट रेट में अगर छोटे मोटे चेंजेस हो तो हम अपनी लाइबिलिटी को मीट ना कर पाए, ऐसा ना हो जाए. बड़े चेंजेस होंगे तो फिर ये भी नहीं कर पाएगा. शॉर्ट कमिंग्स हमने पढ़ने ही, अभी क्लास में आएगा, क्वेश्चन पूछे शॉर्ट कमिंग बताऊंगा वहाँ पे. लेकिन जो स्मॉल इंटरेस्ट चेंजेस हैं उससे हम अपनी लाइबिलिटी पे करने की एबिलिटी से हैम्पर ना हो जाए, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना इम्यूनाइजेशन है. ठीक है. तो इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है तो क्या होता है, एक तो प्राइस चेंज होता है, क्योंकि बॉन्ड्स का प्राइस आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है. इंटरेस्ट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड्स फॉल कर जाएगा. दूसरा जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, ये क्या होता है समझिए. री इन्वेस्टमेंट रिस्क एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा क्या होता है. देखिए, आपने मान लीजिए बॉन्ड्स खरीदे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बॉन्ड्स खरीदे और आपको उसमें हर साल कूपन मिलेगा, जो इसको इंटरेस्ट को हम कूपन बोलते हैं. तो जो कूपन मिलेगा सेमी एनुअली मिलेगा, चलिए साल में 2 बार मिलेगा. 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको हर 6 महीने में 5% के रेट से कूपन मिल जाएगा. आपने सोचा ये था कि 10% का रेट है, मैं हर बार जो पैसा मिलेगा कूपन का उसको 10% पे वापस री इन्वेस्ट करता जाऊंगा. मान लो आपने 1 लाख बॉन्ड्स में लगाया है, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो आपको हर 6 महीने में 5,000 रुपये मिलेंगे. आपने सोचा ये कि जो 5,000 का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कूपन की फॉर्म में, मैं उसको वापस 10% के रेट पे इन्वेस्ट कर दूंगा, अपने पास रखूंगा नहीं, इन्वेस्ट कर दूंगा, इससे मेरा अमाउंट बढ़ता जाएगा. मगर हुआ ये कि 1 साल बाद वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की बजाय वो 8% रह गया. तो अब जो आपको कूपन मिलेगा वो आप 10% पे री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको अब आपको 8% पे री इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क है. तो जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो एक तो बॉन्ड का प्राइस चेंज होता है और दूसरा हमारे सामने आता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क. हमको इससे अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इससे बचाने के लिए हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो 2 चीज़ों को मैच करवाए. एक, जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमको पैसा मिलना है उसकी ड्यूरेशन, और जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, जो हमको पैसा देना है उसकी ड्यूरेशन, दोनों सेम हो. आप इस बात को पढ़ चुके हैं, बॉन्ड्स में ड्यूरेशन मैच्योरिटी में फ़र्क होता है, ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, ड्यूरेशन मैच्योरिटी से डिफरेंट होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है. तो ड्यूरेशन आप पढ़ चुके हैं. तो ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स और ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ इक्वल होनी चाहिए इम्यूनाइजेशन के लिए. दूसरी बात, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए. तो 2 कंडीशन होल्ड करवाते हैं हम इम्यूनाइज्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए. ठीक है. तो हम ये चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस हो उससे हमारा पोर्टफोलियो इतना इफेक्ट ना हो जाए कि हम फ्यूचर लाइबिलिटीज को रीपे ना कर पाए. ठीक है. इसके लिए हम इम्यूनाइज पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हम 2 चीज़ें मैच कराते हैं. क्या, ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. जैसे एक एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं, लिखा भी मैंने एग्जांपल, देख लीजिए. मान लीजिए हमको 1 लाख रुपया पे करना है 3 साल बाद. 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी मेरे पास 3 साल बाद पे करना है मुझे, और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. और मुझे इस लाइबिलिटी को इम्यूनाइज करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन से ऐसा ना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में, देखिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है ना, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, फ्यूचर में रह जाए रेट ऑफ, अगले 6 महीने बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए 8% या 7%, तो आपको बुरा लगेगा. मैंने 10% के रेट पे इंटरेस्ट पे करने की कमिटमेंट कर ली 3 साल तक, और आज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो गया, 3% का मुझे हर साल नुकसान होगा. ऑब्वियसली नुकसान तो नुकसान नहीं है. तो इससे अपने आप को हम इम्यून करना चाहते हैं. तो उसके लिए हमारे सामने ऑप्शंस क्या है. ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं. सपोज मार्केट में 2 बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, एक की मैच्योरिटी 2 साल की, एक की 5 साल की, और ये उनका आज का प्राइस है दोनों का. तो हम इम्यूनाइज पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम X रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड ए में, Y रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड बी में, और फिर ये 2 कंडीशंस जो है इन दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे. इसके लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, लाइबिलिटीज़ के पहले निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू. मुझे 1 लाख रुपये देने 3 साल बाद, तो उसकी क्या होगी प्रेजेंट वैल्यू, 1 लाख डिवाइड बाय 1.1 पावर 3, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. 1.1 क्या हो गया, 1 + 10/100 1.1 होता है, और 3 साल बाद है तो पावर 3, ये आ रहा है 75,131. तो यानी ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट है x + y जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है 75,131, ये दोनों सेम होने चाहिए. ये एक इक्वेशन दे देगा आपको.
और ड्यूरेशन जो आएगी, क्योंकि मेच्योरिटी से निकालते हैं, तो वैसे इक्वेशन ये है 2x प्लस 5y अपॉन x प्लस वाई, ये 3 साल होनी चाहिए क्योंकि 3 साल इसकी यहाँ पे हमारे पास मेच्योरिटी आ रही है। तो इसको x प्लस वाई को सामने ले गए तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाती है। इससे इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास x और y की वैल्यू आती है। तो यानी मेरे को करना यह है कि मुझे अगर 3 साल बाद 1 लाख रुपए देना 10% के रेट से, तो आज मुझे 50,087 रुपीज बॉन्ड ए में इन्वेस्ट कर देना चाहिए और 75,044 रुपीज बॉन्ड बी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इससे मेरे पास क्या होगा, एक इम्यूनाइज्ड बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा। जब मुझे पैसा 3 साल बाद देना होगा उतना पैसा मेरे पास होगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट में अगर स्मॉल चेंजेस आएंगे तो मैं इससे बहुत बॉदर्ड नहीं। तो ये इम्यूनाइजेशन का बेसिक मतलब है। अब उसने क्वेश्चन एक और चीज़ पूछी थी हमसे कि भैया इसका शॉर्टकमिंग्स क्या, वो बता दो। शॉर्टकमिंग्स बताते हैं, देखिए वो भी लिख के दी हुई आपको। सबसे पहली बात तो देखो, एक शॉर्टकमिंग है पैरेलल शिफ्ट अजम्पशन। देखो यानी कि हम ये मान रहे हैं कि अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो 3 साल का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा 2 साल वाले में भी उतना ही बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये कतई सही नहीं है। ऐसा अक्सर हो जाता है कि शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए और लॉन्ग टर्म में कम हो जाए, या शॉर्ट टर्म में कम हो जाए लॉन्ग टर्म में बढ़ जाए। तो ये जो मान रहे हैं, ये हमारा जो बेसिक प्रमाइस है यहाँ पे, कि हमने मान लिया कि हमने जो लाइबिलिटीज़ हैं एसेट्स में, जो जैसे 3 साल वाले में हमने लाइबिलिटी देनी है 10% से, और 2 साल 5 साल में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मान के चल रहे हैं अगर इंटरेस्ट चेंज होगा सब में चेंज होगा और बराबर चेंज होगा, ये कतई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बात सच नहीं है कि हमेशा ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जो बैलेंस की बात कर रहे हैं वो बैलेंस बचेगा ही नहीं। अगर जो हमारी लायबिलिटी वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और जो एसेट है वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो हम फिर भी इम्यूनाइजेशन के बाद भी लायबिलिटी को मीट कर नहीं पाएंगे। तो एक अजम्पशन जो हमारी यहां पर है पैरेलल शिफ्ट, वो सही नहीं है। दूसरा, जब भी ऐसा होगा तो हमको करनी पड़ेगी कांस्टेंट रीबैलेंसिंग। यानी जब भी ऐसा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रेट से नहीं बढ़ेंगे घटेंगे, कहीं पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कहीं पे कम बढ़ेंगे, या कहीं बढ़ जाएंगे कहीं घट जाएंगे, तो हमको वापस से अपने पोर्टफोलियो को वापस चेंज करना पड़ेगा। कुछ एसेट्स को नया खरीदना पड़ेगा, कुछ पुराने एसेट्स को बेचना पड़ेगा। तो रीबैलेंसिंग के कई दौर चलेंगे, मल्टीपल टाइम्स वी हैव टू रीबैलेंस द पोर्टफोलियो। और जब भी आप रीबैलेंस करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो आएगी वहाँ पे, तो हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाएगी। इससे हमारे को जो रिटर्न मिलनी है वो कम हो जाएगी, या हो सकता है रिटर्न नेगेटिव चली जाए। दूसरा होता है कॉन्वेक्सिटी रिस्क। देखो क्या होता है, हमने जो अजम्पशन ली है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में, हमने लीनियरिटी के अजम्पशन लिए। ये जो मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे, आप लीनियर इक्वेशन लेके चल रहे हैं, आप मान रहे हैं कि जो चेंजेस होंगे इंटरेस्ट रेट में उनमें लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन ये बात आप पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लीनियरली वेरी नहीं करते, उनमें कर्वेचर होता है। ठीक है, यील्ड कर्व्स कर्व्ड होती हैं, स्ट्रेट लाइंस नहीं होती। तो कोई ज़्यादा कॉन्वेक्स होती है, कोई कम कॉन्वेक्स होती है, या कॉन्वेक्सिटी भी चेंज हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस कॉन्वेक्सिटी के, डिफरेंट कॉन्वेक्सिटीज़ के कारण हम जो बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चल रहे हैं उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। अगर कॉन्वेक्सिटी या कर्वेचर चेंज हो गया तो हमने तो लीनियर मान लिया है इसको, उस वजह से क्या होगा, हमारा जो पोर्टफोलियो उसमें डिसबैलेंस आ जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम जब बात करें रिस्क की कर रहे हैं कि हम लायबिलिटी मीट ना कर पाए, अगर हमारे फेवर में भी जा सकता है। हो सकता है हम सोच रहे हैं हमें 1 लाख रुपए चाहिए, हमको 1.5 लाख मिल जाए, वो पॉसिबल है, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं कर रहे। हम चिंता कर रहे हैं किस बात की, हमने सोचा हमें 1 लाख चाहिए और मिलेगा हमको 90,000 या 80,000, हम उस बात की चिंता कर रहे हैं। तो एक ये रिस्क है। दूसरा है डिफ़ॉल्ट एंड कॉल रिस्क। भाई जिनको हमने पैसा देना है उनको तो हमने देना है, हम तो ईमानदार हैं। लेकिन जहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट किया है जिन बॉन्ड्स में, वो पैसा ना दे हमको टाइम पर, तो वहाँ से पैसा ही ना मिले तो 2 वजह से पैसा नहीं मिल सकता वहाँ से। एक तो डिफ़ॉल्ट, वो कंपनी पैसा देने से मना कर दे, हम पे पैसा ही नहीं है, वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए, बैंकरप्ट हो जाए, पैसा गया हमारा। दूसरा, हम जो फाइनेंशियल मार्केट में मान के चलते हैं लिक्विडिटी, यानी जब मैं कोई एसेट फाइनेंशियल मार्केट में बेचने जाऊं तभी के तभी बिक जाएगा, है ना। आप जब कोई प्रॉपर्टी, मान लो आपने कोई मकान खरीदा, एक फ्लैट खरीदा, फ्लैट को जब आप बेचने जाते हैं तो वहाँ बड़ी समस्या आती है। पहले ब्रोकर को पकड़ो, उसको बोलो भाई कोई
बायर लेकर आओ, बायर आएगा, घर देखेगा, प्राइस नेगोशिएट करेगा, अगर बायर्स बहुत कम है तो बिकेगा ही नहीं, जो प्राइस आप मांग रहे हैं बिकेगा नहीं, इसमें वहाँ इलिक्विड सिचुएशन होती है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में हम मानते हैं बॉन्ड मार्केट जो हाईली लिक्विड होते हैं, यानी जब हम चाहेंगे तब बेच देंगे, ठीक है। मगर कभी कभी कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जिनकी लिक्विडिटी अपने आप ख़त्म हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया भाई, एक कंपनी ने बॉन्ड्स निकाले, शुरुआत में लोगों को कंपनी को लेके बड़े अच्छे विचार थे, बहुत प्रोस्पेक्ट से कि भाई इस कंपनी से बहुत प्रॉफिट मिलेगा, तो लोग इंटरेस्टेड थे उसके बॉन्ड्स खरीदने में। ग्रेजुअली लोगों को लगा 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद कि इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, इस कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया। तो अब उसका आपने तो बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, जब आप बेचने जा रहे हैं कोई लेने वाला ही नहीं है, इलिक्विडिटी। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए, दूसरा मार्केट में बायर ही ना हो, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क हो सकता है, कॉल रिस्क हो सकता है कि बॉन्ड पहले ही, कॉल रिस्क मतलब वो कंपनी ने 3 साल का बॉन्ड दिया था लेकिन बॉन्ड्स कॉलेबल थे, 6 महीने बाद ही कंपनी ने बॉन्ड्स लेकर पैसे आपको वापस पकड़ा दिए, लो जी पैसे पकड़ो अपने वापस, हमको यहाँ से आगे बॉन्ड्स कंटिन्यू नहीं करने। कॉल होती है कि अगर बॉन्ड्स कॉलेबल हैं तो कंपनी पहले उसको रिडीम कर सकती है। फिर कैश फ्लो मैचिंग मैंने बता दिया कि जब आप बेचने जा रहे हैं तो उस पॉइंट पर हो सकता है बायर ना मिले आपको जो प्राइस चाहिए, आपने जो प्राइस सोचा था इतना प्राइस मिलेगा, उस प्राइस पे बायर नहीं मिल रहे आपको, पॉसिबल। और कॉन्वेक्सिटी डिफरेंस दोबारा आ गया, मैंने बता चुका हूँ पहले आपको, कॉन्वेक्सिटी डिफरेंसेस होते हैं, मतलब एसेट्स की कॉन्वेक्सिटी कर्वेचर अलग होता है, लायबिलिटी से डिफरेंट होता है, तो या बदल सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस वजह से जो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो हो सकता है मैच ना करें। तो ये सब के सब क्या है, शॉर्ट कमिंग्स हैं किसकी, इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन थ्योरेटिकली तो ऑन पेपर तो नज़र आता है कि हाँ जी हमने अपना पोर्टफोलियो इम्यून कर लिया है, हम बच गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में क्या होगा ये नहीं पता है, ठीक है, राइट। तो ये वैसे और भी बातें लिखी हैं लेकिन क्वेश्चन इतना ही पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में यही बात पूछी थी। ओके, तो अभी इतना ही, फिर बी पार्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बी पार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर सी पार्ट करेंगे, एक करके कर लेते हैं। आसान सा टॉपिक है, होपफुली आप समझ गए। कोई क्वेरी है आपको, कोई बात समझ नहीं आई है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू, गुड बाय।